Hello everyone. So I am Sharda Jha, a PhD scholar in UNESCO NCR cluster and pursuing my PhD in biotechnology. So कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने कुछ स्ट्रैटेजी प्लान्स बताए थे CSIR नेट JRF एग्जाम के लिए. तो आज मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं बात करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइफ साइंसेस नेट JRF के लिए जो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करने हैं. तो सबसे पहले जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा लाइफ साइंस नेट JRF के लिए, दैट इज मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस रेलिवेंट टू बायोलॉजी. इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ साइंस और एनी अदर साइंस सब्जेक्ट इन विच वी टॉक अबाउट बायोलॉजी. सो इस सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है. तो ये वाला सब्जेक्ट आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं. फिर सेकंड नंबर पे आएगा आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपको सेल बायोलॉजी पढ़ के जाना है. अगर आपने ये वाला यूनिट को अभी तक बहुत अच्छे से नहीं कवर किया तो आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें रहेगा दैट विल बी योर माइटोसिस एंड मियोसिस जो सेल डिवीजन वाला है. उस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आपके कम से कम भी सेक्शन सी के अंदर जो 4 मार्क्स का होता है सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से आपके 3 या 4 क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आप बहुत अच्छे से पढ़कर गए हैं तो अगर आपने इस यूनिट को नहीं अच्छे से कवर किया तो अभी आपके पास जितना वक्त है और अगर आप टाइम उसमें से निकाल पाएंगे तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप माइटोसिस एंड मियोसिस को थोड़ा अच्छे से पढ़ के चले जाएं जिससे आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बन जाएंगे. सेक्शन बी में भी इस कॉन्सेप्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज फंडामेंटल प्रोसेस जो कि हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है. तो इसमें आपको पढ़ना होता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन और उसके बाद DNA रिपेयर. अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अगर इस यूनिट को भी अच्छे से कवर नहीं किया है, अगर अच्छे से कवर नहीं किया, मैं सिर्फ उस केस की बात कर रही हूँ. अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है देन वेल एंड गुड, रिविजन इज मस्ट, रिविजन करते रहिए. लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको आपको कैसे पढ़ना है, इसे पढ़ना है आपको इन टेबल मैनर कि कौन से एंजाइम्स रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है यूकैरियोट्स में, कौन सा एंजाइम प्रोकैरियोट्स में इंपॉर्टेंट है, DNA रिपेयर के कितने टाइप्स हैं, कौन से एंजाइम्स जो हैं वो DNA रिपेयर में हेल्प करते हैं, टोटोमेरिज्म कैसे होता है, कौन सा डैमेज से कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा. और इसी में ही एक चैप्टर, इसी में ही अगर हम पढ़े तो म्यूटेशन भी अच्छे से करके जाना है जो कि वैसे पार्ट है हमारे इनहेरिटेंस बायोलॉजी का. तो म्यूटेशन को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है. म्यूटेशन से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं पेपर में. सेक्शन सी में ज़रूर आते हैं म्यूटेशन से रिलेटेड और सेक्शन बी में भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं म्यूटेशन के ऊपर. तो म्यूटेशन को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है. उसके बाद आप आ जाइए सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग पे. अगर आप स्टूडेंट हैं बॉटनी या जूलॉजी के, अगर आप बॉटनी के हैं तो ऑब्वियसली आप इसमें से इम्यूनोलॉजी का पार्ट स्किप कर दें. तो आप इसमें से इम्यूनोलॉजी का पार्ट स्किप कर देंगे. लेकिन स्टिल आपको क्या पढ़कर जाना है, सेल कॉम जो फर्स्ट इसका पार्ट है सेल कम्युनिकेशन, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है. और सेल सिग्नलिंग में आ जाता है GPCR, जैकस्टैट, नॉच. ये सारी सिग्नलिंग्स आपको पढ़कर जानी है. अगर आपने नहीं पढ़ी है गाइस तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ जो हमारे पास केवल 5 या 6 ही साइकिल्स हैं जिसमें से ये 3 मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इसको भी एक टेबल फॉर्मेट में पढ़कर जाते हैं कि ओके कौन सा फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे किस पाथवे से कौन सा फंक्शन होगा बॉडी में, अगर आप इतना भी पढ़कर जा रहे हैं तो भी इनफ रहेगा सेक्शन बी के लिए. सेक्शन सी में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेक्शन सी से इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं लेकिन वो क्वेश्चन आते हैं कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पे, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा रट्टाफिकेशन पे. यहाँ से रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं केवल सेक्शन बी में जो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके.
तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने इस यूनिट को नहीं किया है, अगर आप बॉटनी वाले हैं तो आपको सेल सिग्नलिंग ज़रूर पढ़ के जाना है। और अगर आप जूलॉजी वाले हैं या कोई डिफरेंट ऐसे सब्जेक्ट्स में जिसमें आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ी है, तो इस यूनिट को गाइस आपको नहीं छोड़ के जाना, क्योंकि इसके हर पार्ट से क्वेश्चन आता है। इसमें पार्ट्स हैं आपके सेल कम्युनिकेशन, इम्यूनोलॉजी, सेल सिग्नलिंग एंड कैंसर। इन चारों चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी पार्ट इसमें से नहीं छोड़ा जाएगा सेक्शन सी में क्वेश्चन देने से। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज 4 यूनिट्स जो अबव 4 यूनिट जो ऊपर की हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपके इंटरव्यूज़ में भी काम आएगा। कहीं भी अगर आप पीएचडी के लिए भी आप अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यूज़ में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो इन चारों को तो आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने कर लिया है, वेल एंड गुड, रिविजन इज़ अ मस्ट। उसके बाद गाइस आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ योर इनहेरिटेंस बायोलॉजी और जेनेटिक्स। तो इसमें क्या आपको पढ़ के जाना है? इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं सेक्शन बी में, जैसे कि प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया। जो ये हमारा पेडिग्री एनालिसिस होता है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में इस यूनिट से। सेक्शन सी में यहाँ से कहाँ क्या क्या क्वेश्चन आता है, वो पूरा आता है अंडरस्टैंडिंग पे, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें से क्या आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी आप थोड़ा बहुत भी पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट बताया, म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस, और डीएनए ऑल्टरेशन, जिसमें आता है आपका ड्यूप्लीकेशन, रिवर्स ट्रांसलोकेशन, इस तरीके से। तो एटलीस्ट ये टॉपिक्स गाइज आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट आप ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए। और अगर आपको डीएनए ऑल्टरेशन वाला जो टॉपिक है वो अभी लग रहा है, तो एटलीस्ट म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। तो इसमें से ही आपके सेक्शन सी में आप कम से कम भी 2 से 3 क्वेश्चन आप सही लगा लेंगे। और सेक्शन बी में इसके क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो वहाँ क्या होता है, गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर हमने बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है उस टॉपिक को लेके, तो वहाँ क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हमारे पॉजिटिव मार्क्स के बजाय नेगेटिव हो जाता है। तो इनहेरिटेंस बायोलॉजी में हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि सेक्शन सी में से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद गाइज हम आ जाते हैं अप्लाइड बायोलॉजी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके पास अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप इसमें पढ़ेंगे एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस वाला। उसके बाद आप इसमें से पढ़ेंगे फाइटोरेमिडिएशन। जो ये वाला टॉपिक्स हैं आप इसको कवर कर लें गाइस, क्योंकि यहाँ से एग्रोबैक्टीरियम से क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा। अगर आपने PYQs आपने प्रैक्टिस किए होंगे तो आपने हमेशा देखा होगा डिफरेंट तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक तो आपको मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही ये वीडियो आप देख के ख़त्म करेंगे, आपको ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये इस बात की गारंटी है कि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन सेक्शन सी में सही बनेंगे। बस इस टॉपिक को करके चले जाइए, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं आ जाती हूँ मेथड्स इन बायोलॉजी, टेक्निक्स। टेक्निक्स गाइस, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए एक बुक आती है जिसके बारे में बात मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। एंड अगर आप भी कमेंट करेंगे कि उस बुक का नाम मैं दे दूँ, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे कि हाँ मैं जो भी आपको बता रही हूँ आप समझ रहे हैं और सच में आपको ऐसा लगता है कि दिस विल वर्क। यस, तो प्लीज़ कमेंट। तो इस बुक का नाम मैं एक बार चेक कर लूँगी। एक बुक है इसके लिए काफ़ी अच्छी, उसको अगर आप 6 to 7 आवर्स भी अगर एक गो में दे देते हैं, 6 to 7 आवर्स, तो आप ये समझ लीजिए आपका सेक्शन सी में से इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं गाइस। तो यहाँ सेक्शन सी में आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सही होने के पूरी प्रोबेबिलिटी बन जाती है।
लेकिन उसको आपको बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। और इस बुक का नाम अभी मैं एक बार चेक कर लूँगी, और आप भी प्लीज़ अगर कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। उसके बाद कुछ ये सब्जेक्ट्स तो आपको करके ही जाने हैं। देखो, इस एग्ज़ाम का जो मेन सिलेबस, जो मेन यूनिट है, दैट इज़ 13, राइट। लेकिन हमें ज़रूरी नहीं है कि 13 के 13 करके जाने हैं। आप ये 7 जो फाउंडेशन है, इसको अगर आप बहुत अच्छे से करके जा रहे हो तो इस 7 के अलावा आपको केवल एक सब्जेक्ट और ऐसा चाहिए जो आपके नंबर प्लस करा देगा। बट ये जो 7 आपके टॉपिक्स हैं, आपके जो यूनिट्स हैं, ये आपको 100 प्लस मार्क्स दिलवा देगा। दैट मीन्स आपका नेट केवल यहीं से हो जाएगा गाइस। नेट इज़ मतलब पूरा श्योर है। लेकिन केवल अब आप एक सब्जेक्ट होगा जो आपको यहाँ से चुनना होगा, और वो सब्जेक्ट आपको JRF दिलाएगा। तो अब आपको यही बस समझना है कि अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, अगर आपने बॉटनी लिया है अपनी BSc में और MSc में, तो आपको जाना है पढ़ के प्लांट फिजियोलॉजी या फिर डाइवर्सिटी। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, प्लांट फिजियोलॉजी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। और अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं गाइस, तो आपको पढ़ के जाना है एनिमल फिजियो और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं डेव बायो के। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बोलूँ तो लर्निंग बेस्ड। अगर वो चीज़ आपको याद है तो वेल एंड गुड। अगर आपको याद नहीं है तो वहाँ क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो कॉन्सेप्चुअल कम होते हैं, देयर आर लेस कॉन्सेप्चुअल्स। तो यहाँ पे अगर आपको करना है क्वेश्चन ट्राई, तो यहाँ पे आपका लर्निंग बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ही आप इस टॉपिक को लेकर जाएं। और एनिमल फिजियो में भी अगर आप पढ़ना चाहेंगे, अगर आप एनिमल फिजियो भी थोड़ा बहुत देखना चाहेंगे, तो उसमें आप देखिए हार्मोन्स, जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, हार्मोन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप इस 4-5 टॉपिक को भी गाइस इस यूनिट में से पढ़कर जाते हैं तो भी आपका JRF हो जाएगा, अदर देन दिस 7 सब्जेक्ट्स। लेकिन जो भी ये सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस टॉपिक से, जो टॉपिक्स मैंने अभी बताए, ये टॉपिक्स तो मैंने आपको बताए हैं कि अगर आपने नहीं ये 7 टॉपिक्स में से कोई टॉपिक तैयार किया, तो आपको ये जो कुछ मैंने जो बताए हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। और अगर ये 7 आपका बहुत अच्छे से है, तो आपको बस अपना जोन देखना है कि बॉटनी या जूलॉजी। फिर आपको पढ़ना है कि क्या प्लांट फिजियो पढ़ना है, एनिमल फिजियो में क्या क्या पढ़ना है, और डेव बायो अगर लर्निंग बेस्ड है तो आपका लर्निंग कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप डेव बायो बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। फिर यदि आपके पास टाइम बचता है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, देन वेल एंड गुड। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है इकोलॉजी एंड बिहेवियर में। इकोलॉजी एंड बिहेवियर, और उसके बाद बचता है गाइस हमारा सिर्फ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी और एवोल्यूशन एंड बिहेवियर थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड, ये भी दोनों सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जिसमें थोड़ा ऑप्शंस होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वहीं से आए जहाँ से आपने पढ़ा है या जहाँ से आपने याद किया है। यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं जो पेपर जो सेट करते हैं, कि वो फिर कहीं से भी किसी भी टॉपिक से, अगर वो नेट पे अवेलेबल है, बुक्स में नहीं है, तो वहाँ से भी दे सकते हैं। लेकिन जो ये आपके 7 टॉपिक्स हैं, ये गाइस वहीं से आएंगे जहाँ से आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ये होती है फैक्चुअल बातें। और जो है जितना है उतना ही मटेरियल अवेलेबल है। अगर रेप्लिकेशन है तो वो जितना अभी तक पता है रिसर्चर्स को, उतना बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कुछ भी बाहर का नहीं आएगा। लेकिन इकोलॉजी, इवोल्यूशन और डेव बायो में ऐसा नहीं है, पेपर में कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। तो बस ये 3 सब्जेक्ट जो हैं ये थोड़े वेरिएबल्स क्वेश्चंस को ज़्यादा ऑफर करते हैं, लेकिन हमारे जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं ये हमेशा कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल बातों पे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यहाँ पे कंसिस्टेंसी एक रहेगी, वेरिएबल्स कम रहेंगे। तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि ये 7 सब्जेक्ट्स पे आप अपना फाउंडेशन ले कीजिए, बाकी 1-2 सब्जेक्ट ऊपर लेकर चलिए, ताकि आपका JRF हो जाए इसी साल। तो इन द लास्ट मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगी कि द टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, study smart and chase your goal, and make a proper time plan for revision
PYQs very important. Guys, please do your PYQs and unit wise question practice. तो इसके लिए भी एक बुक आती है जिसमें क्या होता है कि हमारे बायोकेमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस होते हैं PYQs, फिर आपके सेलुलर प्रोसेसेस के ही केवल क्वेश्चंस होते हैं. तो अगर आप वैसे भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अपना केवल यूनिट वाइज क्वेश्चंस को भी, तो भी वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन पे. एंड एट द एंड you can do it, guys. I believe in you and you believe in yourself. And please comment if you need any help, and I will tell you the book name of this technique part, but you should also comment, then I will feel acknowledged and encouraged to make such videos for you guys. So thank you.